स्क्रीन पर ले आइए। अब सीधे हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024। जम्मू क्षेत्र 43 सीटें, जम्मू क्षेत्र में 43 सीट, 43 में से बीजेपी को 37%, एनसी प्लस यानी इसमें एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों है 32%, पीडीपी को 11 और अदर्स के खाते में 20%। ये मतों का प्रतिशत है। ये जम्मू रीजन में जम्मू क्षेत्र की 43 सीटें, 43 की 43 टोटल 43 सीट्स पे बीजेपी यहां चुनाव लड़ रही है और यहां 37% के साथ बीजेपी नंबर 1 पर है। ये 37%, 32%, पीडीपी 11% और अदर्स 20%। अब जरा हमारे तमाम साथियों को ले आइए और इन आंकड़ों के आधार पर जरा जल्दी जल्दी गेस करने की बात मैं कर रहा हूं। जरा एक गेम खेल लेते हैं और शकील साहब, नंबर 1 पे यहां बीजेपी 37% के साथ जम्मू कश्मीर में और 32% के साथ यहां एनसी प्लस कांग्रेस और पीडीपी भी है 11% और 20% अदर्स हैं। अदर्स के खाते में भी ठीक ठाक है। तीसरे नंबर पे अदर्स हैं, देख लीजिए। लेकिन अगर गेस करें, पिछली बार 25 सीटें आई थी, क्या लगता है आपको बीजेपी को? अब 43 पे लड़ रही है। जी देखिए, जो नया परिसीमन बीजेपी ने वहां करवाया है उसके पीछे उनका उद्देश्य यही था। अब उद्देश्य में वो कितने कामयाब होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये 8 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। ये एक अंदाजा है, एग्जिट पोल है। देखिए, जो 43 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 43 सीटें वास्तव में पहले 37 हुआ करती थी, 37, और परिसीमन के बाद वहां पे बीजेपी ने इसको 6 बढ़ा दी। उसमें जम्मू में 6 सीटें बढ़ा के 37 से ये 43 पर ले आए। और परिसीमन कश्मीर में भी हुआ, लेकिन परिसीमन में कश्मीर में वहां पे जो 46 थी 46, उसमें केवल 1 सीट बढ़ाई उन्होंने। 46 को कितना किया? 47, और 37 को किया इन्होंने 43। और अगर आप देखेंगे कि जो आबादी है वो कश्मीर में ज्यादा है, तो अब 44% के करीब जम्मू में आबादी बताई जाती है, 44% जी। और 44% के लिए आबादी के लिए 43 सीटें, और कश्मीर में आबादी बताई जाती है जो कि 56%, 56%, और 56 के लिए केवल 47। तो ये बीजेपी का जो गेम प्लान है, ये लोगों को बांटने वाला, ये जम्मू कश्मीर की जनता को कभी स्वीकार्य नहीं होगा। वो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो इस सीमावर्ती राज्य में कभी किसी सरकार ने, कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं खेला। हर प्रधानमंत्री हमेशा यह बात कहता रहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव देश के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन यहां तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी पहली बार यहां सरकार बनाएगी, बीजेपी पहली बार सरकार बनाएगा। उनका बहुत बड़ा सपना है ये कि मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में एक हिंदुत्ववादी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बना ले। जी, ये उनको शोभा नहीं देता था। शकील जी, अब चलिए जरा आंकड़ों पे चलते हैं। अब सीटों पे आते हैं, जल्दी से सीटों पे आते हैं। और जम्मू रीजन में जो सबसे पहले अभी जो आप लेके आए थे, जरा मैं अपनी टीम को कहूंगा कि परसेंट वाइज जो आंकड़े लेके आए थे, देखिए परसेंट में बीजेपी को जम्मू रीजन में 37%, एनसी को 32% और पीडीपी को, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है महबूबा मुफ्ती की, उनको 11% और अदर्स को 20%। और इसके बाद अब सीटों की बात अगर की जाए तो जम्मू रीजन में सीटें किसको कितनी आ रही हैं, जरा वो ले आइए स्क्रीन पे। सीटें जम्मू रीजन में कितनी सीटें बीजेपी को कितनी, देखिए बीजेपी को 19 से 25 सीटें जम्मू रीजन में, एनसी प्लस यानी कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलाकर 12 से 16 सीटें, पीडीपी को 1 से 3 सीटें, अदर्स को 4 से 6 सीटें। ये जम्मू रीजन में 19 से 25, एनसी को 12 से 16 और पीडीपी को 1 से 3, अदर्स को 4 से 6। अब जरा जल्दी से जलील साहब के पास आना चाहता हूं, फिर हमारे तमाम साथियों के बीच। जलील साहब, जरा आप मुस्कुरा रहे हैं देखकर, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ही हो रहा है या कुछ और सोचा था आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल सटीक वही कुछ है। मैं बड़ा ईगर था देखने के लिए कि क्या निकलेगा। तो हमारा इधर जो अपना हम लोगों ने ये अनुमान लगाया था, उसके हिसाब से बीजेपी को 15 से 20 और कांग्रेस को 10 से 15 और
एनसी को 30 के आसपास, वो अदर्स का वही 5 का ये है, और पीडीपी को 2 से 3। मेरे ख्याल से ये काफी मिलता जुलता है। जी जी बिल्कुल, काफी मिलता जुलता है। और ये अभी कश्मीर रीजन जो है वो बाकी है, कश्मीर बाकी है, जम्मू है। जम्मू की 43 सीटें, कश्मीर की 47 सीटें आप जानते हैं, और जिसपे कुछ करेक्शन भी किया था थोड़ी देर पहले जलील साहब ने। अब शकील जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी हैं, हमारे तमाम साथी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, सबके पास आता हूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सब जुड़े हुए हैं। शकील जी जल्दी से इन आंकड़ों को आप देख रहे हैं, जरा एक बार जी जलील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी जलील जी। यहाँ आप जो एग्जिट पोल आया है इसके बारे में, बीजेपी के आउटकम के बारे में, उसमें 5 और जोड़िए आप। अच्छा हाँ, ये 5 बिल्कुल जोड़ेंगे क्योंकि 95 है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी उसके बारे में जरूर बात होगी जो आपने कहा, क्योंकि वो नॉमिनेटेड 5 सीटें हैं, नॉमिनेटेड है। हर तरह की कोशिशें, मैं इसके लिए बीजेपी को बधाई भी दूंगा कि उन्होंने जम्मू को बिल्कुल नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी वहां पे उन्होंने दे डिड नॉट लेट द गार्ड गो ऑफ, और उसके रिजल्ट आ रहे हैं, और ये बड़ी हद तक छाप डालेंगे जो अगली हुकूमत बनेगी, उसमें उसमें काफी असर रसूख होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू को बिल्कुल नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी क्या बीजेपी उतनी सीटें ला पा रही है कि सरकार पर काबिज हो पाए, ये बड़ा सवाल है। 90 + 5 95, उसके बाद भी अगर देखते हैं आप तो 48 सीटें चाहिए होती हैं, अगर उससे भी अगर उसका भी आप वो निकालिए तो 48-49 सीटें, क्या इतनी बीजेपी ला पाएगी या 46 सीटें खुद अपने दम पे ले आएगी? जलील साहब। देखिए राजीव जी, जो कि आपका एग्जिट पोल भी बता रहा है, उसमें आप 5 और जोड़िए तो हो गई 25, जबकि 95 की संख्या के लिए आपको 48 सीटें चाहिए, और इसमें जो अदर्स का रोल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और उनकी जो इंक्लिनेशन होगी वो साबित करेगी, वो एस्टैब्लिश करेगी कि हुकूमत किसकी बनेगी। उसमें अब जो बात आ रही है वो इस तरह की आ रही है कि कई पार्टियां जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जो ये सारी बी टीम्स की बात की जा रही है वो कश्मीर डिवीजन से हैं, और कश्मीर डिवीजन में जितनी भी ये सो कॉल्ड बी टीम्स का जो जिन पर इल्जाम लगा है, उन सब ने जो अपनी कैंपेनिंग की है वो बीजेपी के खिलाफ की है जी। तो इसलिए ये उनकी इंटेग्रिटी का भी सवाल है, क्या उनको अपनी पीडीपी की तरह अपनी नाव को डुबोना है या आगे भी सियासत करनी है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो ज़हीन सियासतदान होंगे या ज़हीन पार्टी होगी वो अपनी पॉलिटिकल डेथ नहीं लिखेगी, उस पर दस्तखत नहीं करेगी। यहाँ पे एक उम्मीद सी बन जाती है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, हंग असेंबली होगी, और गठबंधन की सरकार में अलायंस का पलड़ा भारी रहेगा, अलायंस की सरकार आगे आएगी। बिल्कुल देखते हैं किसकी सरकार बनती है, या एनसी और कांग्रेस खुद सरकार बनाती है। ये अब जब हम श्रीनगर होते हुए यानी कि कश्मीर का जब हम पिटारा खोलेंगे तब पता चलेगा कि क्या यहाँ पर अलायंस की सरकार बनेगी, एनसी और कांग्रेस की गठबंधन की, यानी या इनको किसी और का समर्थन चाहिए होगा, या इन सब के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। क्या कुछ होगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। शकील जी आपके पास जम्मू रीजन के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जल्दी से, उसके बाद आपके बाद प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं और डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। शकील जी। जी ये बिल्कुल वैसे ही आंकड़े हैं जैसे मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी 25 सीटें अगर मोदी जी को मिल जाती हैं जम्मू से, जो मैक्सिमम दी है इस एग्जिट पोल ने, तो मोदी जी की कोशिशें बहुत तेज हो जाएंगी। 25 + 30 और 30 के बाद जो है बाकी 15-20 सीटें वो यहां वहां से करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बात जो कल फारूक अब्दुल्ला ने कही कि कोई भी पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, और बीजेपी सारी कोशिशें ये कर रही है, ये माहौल बना रही है, ये खबरें फैला रही है कि फारूक अब्दुल्ला या एनसी जो है उसके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है। एनसी के साथ वो इसलिए ये सारी बातें कर रही है कि एनसी जो है दूसरी या पहली सबसे बड़ी पार्टी होके बनके उभरने की स्थिति में वहां पे है। देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इस तरह की अफवाहें, इस तरह की खबरें ये पहली बार नहीं हो रही हैं। ये गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था, ये
कि रात को 2 बजे जाके एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जाके गृह मंत्री से मिलते हैं, जिसका उमर अब्दुल्ला ने बहुत जोरदार प्रतिवाद किया था और गुलाम नबी आजाद को बहुत खरी खरी सुनाई थी। किसी भी पार्टी का नेता कब किससे मिलता है, कब किससे नहीं मिलता, इसका राजनीति में तब तक कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि वो कोई वहां पे एक औपचारिक रूप से कुछ हो नहीं जाता है। इस तरह की अफवाहें फैला के माहौल को आप खराब करते हैं। तो ये जो पहला आपने आंकड़ा दिया है वो एक सच्चाई हो सकती है, लेकिन हमें अभी लगता नहीं है कि 25 तक वहां पे बीजेपी जा पाएगी। बीजेपी के खिलाफ जम्मू रीजन में बहुत रोष था, कुछ भी बीजेपी ने वहां नहीं किया। भाई 370 हटाने का सबसे बड़ा वादा तो उन्होंने जम्मू के लोगों से किया था। 25 तो पिछली बार सीटें आई थी मैक्सिमम, आज तक नहीं आई कभी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा स्क्रीन पे लाइए हमारे तमाम साथियों को, जरा उनके चेहरे को भी दिखाइए जो बातें हो रही। जी शकील साहब, आज तक नहीं आई थी बीजेपी वहां पे। 2, 3, 6, 7, हमें याद है कि 96 के चुनाव में 7 सीटें आई थी, तो बहुत सीटें थी और 7 सीटों पे उनके लोगों ने अपने बहुत काम फारूक अब्दुल्ला सरकार से कराए थे। जम्मू रीजन का तो एक काम नहीं करवाया था, मगर फारूक अब्दुल्ला से हर काम अपने व्यक्तिगत उन्होंने करवाए थे। तो बीजेपी को लेके वहां पे कभी कोई बड़ा उत्साह नहीं रहा है, जबकि कांग्रेस वहां की एक नेचुरल पार्टी के तौर पे जम्मू में हमेशा रही है। मगर इस बार कुछ सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा हुआ कि जम्मू में कांग्रेस थोड़ी सी जो है असंतुष्ट रही और कई ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस की थी या कांग्रेसी इजी तौर पे जीत सकते थे, वो एनसी को भी दे दी गई। अब खैर वो सब जो कुछ था वो मिला जुला के हो चुका है। लेकिन अब जो है मोदी जी की जो पूरी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें नहीं कहना चाहिए, उसके लिए सही शब्द है कि वो तोड़फोड़, उन्हें पकड़ना, वो मोदी जी कश्मीर से करेंगे और जम्मू में जो अदर्स आ रहे हैं ये उनमें से करेंगे। और एक बात हम कह दें कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जो किसी भी हालत में मोदी जी के साथ नहीं जाएगी। बाकी सबको लेके थोड़ा बहुत लोगों को शंका है और वो सारी पार्टियां इससे पहले मोदी जी के साथ जा चुकी हैं। वन एंड ओनली कांग्रेस। बाकी फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन फारूक साहब जो हैं वो हम जानते हैं, उन्होंने हमसे ही कहा था अपने इंटरव्यू में 96 में कि साहब ये तो बीजेपी है, जम्मू कश्मीर की कोई भी पार्टी जो है। शकील साहब बहुत कुछ बदल चुका है 96 से अभी 2024 में हम हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं बदला, 28 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। जो चीजें हैं वो अभी भी आज भी वैसी की वैसी हैं, समस्याएं वैसी हैं, चीजें वैसी हैं और पॉलिटिशियन भी वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, उस पे 8 तारीख को बात करेंगे शकील साहब, उस पे 8 तारीख को बात करेंगे क्या कुछ होने जा रहा है। आज जरा आंकड़ों पे हम बात करें, जो आंकड़े हम लेके आ रहे हैं। जलील साहब कुछ जोड़ रहे हैं और साथ में जगमोहन ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत करता हूं जगमोहन साहब इस कार्यक्रम में। और बहुत मजेदार आंकड़े अभी आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जरा इन आंकड़ों पर हम बात करें। जलील साहब जल्दी से, फिर प्रशांत टंडन जी। मैं शकील साहब की बात को जरा और आगे बढ़ाऊंगा। वो ये कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बहुत स्टेक्स वाबस्ता हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को जितना आप कंप्रेस करोगे उतना आपके वोट मेन लैंड में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बीजेपी का फोकस, शायद सारे पैनलिस्ट मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि हरियाणा से भाग गए होम मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर भी हरियाणा से भाग गए, वर्चुअली भाग गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने कोई भी मौका ऐसे हाथ से नहीं जाने दिया, क्योंकि दफा 370 को हटाने और 35A को हटाने को लेजिटिमाइज करने के लिए उनको यहां ज्यादा से ज्यादा सीट्स लेने की जरूरत है, ताकि मेन लैंड में, बाकी देश में वो बता सकें कि देखो जम्मू कश्मीर के लोगों ने अप्रूवल पे इसके एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल जो स्टेटस है आर्टिकल 370 एंड 35A उसको हटाने की हमारे फैसले पे मोहर लगा दी है। इसलिए यहां पे उनका ज्यादा स्टेक था। आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों ये सब कुछ जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वजूद में आया, उसके पीछे और भी महरकात थे और भी मोटिव्स थे, ताकि आने वाले दिनों में जब भी कभी इलेक्शन हो तो बीजेपी की जो सूरत हाल हो वो
इतनी बेहतर हो कि बाकी जगह पे मुंह दिखाया जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशांत जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देख के? मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूँ इन आंकड़ों से राजीव जी, और अब देखते हैं 8 तारीख को फाइनली क्या आएगा, लेकिन मोटा मोटा जो अनुमान है वो ये है कि बीजेपी बढ़ी हुई डिलिमिटेशन के बाद बढ़ी हुई सीटों पे अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पा रही है। अगर वो दोहरा रही होती तो आपका जो रेंज है डेटा का वो बीजेपी को 25 से 27-28 सीटों तक ला रहा होता। अब आपने इसको 20 से 25 में रखा है। जरा इसमें एक चीज मैं आपको मतलब बता दूं कि जम्मू रीजन में, क्योंकि जम्मू रीजन की बात हो रही है, यहाँ 24 सीटें हिंदू मेजॉरिटी हैं और 13 सीटें मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स हैं। यानी 13 वो सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम मतदाता बहुसंख्या में है। बीजेपी इनमें भी 6 सीटें पिछली बार जीत कर आई थी और हिंदू मेजॉरिटी 24 सीटों में 11 में बीजेपी बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है। तो अगर आपके आंकड़ों को मैं मानूं, ये एग्जिट पोल के आंकड़ों को, तो बीजेपी मुस्लिम इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसा कि पिछली बार उसने किया था। इसमें वो सीटें भी शामिल हैं जो रिजर्व एसटी रिजर्व सीटें हैं, जहां पे 6 सीटों में 3 में पहाड़ी कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हैं। और उसकी वजह से आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया था कि लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कि रिजल्ट फाइनली क्या रहेगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगर बीजेपी 19 से 25 के रेंज में है तो वो पहली बात कि अपनी पिछली परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा 25 का मैक्सिमम आंकड़ा पिछली बार का है जब सीटें कम थी। अब 43 सीटें हैं, तो 43 सीटों के हिसाब से ये नेचुरल आंकड़ा बढ़ता तो 28 की रेंज में जाता, 25 से 28 की रेंज में जाता। जी अमलेंदु जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? अमलेंदु जी बस केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जो लोकसभा का भी चुनाव होके चुका है और तब तक ये 370 हटाने का वादा दावा सब कुछ भी किया जा चुका था, उसमें जम्मू जो विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी को 1,70,000 वोटों का नुकसान हुआ 2019 के मुकाबले। 8,58,066 वोट मिले थे बीजेपी के कैंडिडेट को 2019 में, और 2024 में मिले हैं 6,87,588। तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी डिक्लाइन की तरफ है जम्मू रीजन में भी, जो मुझको लगता है राजीव जी और जो हमारा बता भी रहा है एग्जिट पोल कि 19 हम दे रहे हैं, 19 से जो 25 का हम दे रहे हैं, यानी 19 जो मिनिमम है उसका अगर मीन भी आप निकाल लीजिए तो वो जाकर के 2223 के आसपास जाकर ठहरता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 19 और 25 के बीच, यानी कि यहाँ पर 22 के आंकड़े अगर मीन निकाला जाए तो 22 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो 25 नहीं हैं बीजेपी के लिए। और एनसी और कांग्रेस का जो दोनों मिलाकर यहाँ 12 से 16 है, जिसको अगर मीन निकाले तो 14 यहाँ पे बनता है। पीडीपी को 2 सीटें ऐसे बनती हैं और 3 सीटें बनती हैं अदर्स के खाते में। ये सब कुछ इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। जगमोहन साहब के पास जल्दी से आना चाहता हूँ, एक ओपनिंग कमेंट। जगमोहन साहब, आप जब जुड़े हैं तो हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में से भी देखिए जम्मू रीजन में जो सीटें आ सकती हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, वो हम यहां पर लेके आए हैं। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। बहुत नजदीक से आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को, उस हिसाब से भी समझूं कि और अब डिलिमिटेशन 370 35A ये सारी चीजें जो हैं वो हैं, उसके बाद ये आंकड़े हैं सामने। इसमें ऐसा है कि जो 370 धारा है इसका शायद इतना इफेक्ट है नहीं जो है इसका, मेरे विचार से, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ज़्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं देना चाहते थे कि भाई 370 हटे। उससे शुभ नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता कि भाई बीजेपी इस हद तक आगे बढ़ पाएगी, इसमें सत्ता के लेवल तक पहुंच पाएगी, शायद ऐसा नहीं लगता। जी
जी, सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ बहुत मैक्सिमम बीजेपी को आती हुई दिख रही हैं। तो 25 सीटें जो डीलिमिटेशन के बाद जब 36 थी तब 25 आई थी, और इस बार अगर 43 हैं और मैक्सिमम 25, तो क्या बीजेपी का परफॉर्मेंस वही है? बिल्कुल नहीं है। और जो बात यहाँ पे कह रहे थे प्रशांत टंडन जी भी। जल्दी से डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पे, इन आंकड़ों पे, जम्मू कश्मीर में जम्मू से जब हम कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे तब पूरी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन आपसे बातचीत करते करते हम बाकी चैनल्स पर भी नजर डाल रहे थे। एक तो बधाई के इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग डीवी लाइव को हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बाकी चैनलों की तुलना में बहुत आगे है इस वक्त दर्शकों के लिहाज से। तो इस चुनाव में अभी जब थोड़ी देर बाद अब कश्मीर के आंकड़े खोलेंगे, वो पेटी खुलेंगी हमारी एग्जिट पोल की, तब समझ में आएगा। लेकिन जो मैं अभी देख आया हूं बाकी चैनल्स पर, उससे ऐसा लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिख रही है। जी, एक दो सवाल अभी बाकी रह गए, जलील साहब उसका उत्तर ठीक दे पाएंगे। गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोगों का राजनीतिक भविष्य 8 तारीख के बाद क्या बचेगा, इसका जवाब जरूर हमारी तरफ से आप जलील साहब से पूछिएगा। मुझे लग रहा है आज का दिन, आज की रात और 8 तारीख को पेटियां, मशीनें खुलने तक बहुत ज्यादा बेचैनी रहने वाली है। झंडे वालान से लेकर दीनदयाल परिसर तक, 7 लोक कल्याण से लेकर 10 जनपद तक, सब जगह ये बेचैनी अभी रहने वाली है। क्योंकि इसमें ब्रांड मोदी की भी अग्नि परीक्षा है, उनके मुद्दों की भी अग्नि परीक्षा है। जैसा कि अभी कहा जगमोहन साहब ने कि 370 को लेकर वहां कोई इतना दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाकी देश के सामने तो ये संदेश जाएगा सर कि आखिर जिसके नाम पर पूरे देश में ढोल बजाया गया, अगर उसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही स्वीकार नहीं किया, जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा भी आएगा। और हम अपनी बातचीत में लद्दाख को भूल रहे हैं सर। सोनम वांगचुक के धरने, अनशन, उनकी पदयात्रा पर भी 1 आध मिनट में हमारे कश्मीर के साथी अगर बातचीत कर लें तो बेहतर होगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कश्मीर की पेटियां अभी आपके सर्वे की खुल जाए तो और हम बातचीत कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जवाब जो है, जो अभी हालांकि जलील साहब देंगे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब पहले ही जवाब दे चुके हैं। वो बता चुके हैं कि अब उनके लिए समय ठीक नहीं है, और वो उस समय खुद को उन्होंने बताया कि मैं बीमार हूं और प्रचार के लिए नहीं जा सकता हूं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। लोग कोरोना काल में भी निकल के कहीं ना कहीं इधर उधर जाके अपना काम कर लेते थे, लेकिन ये तो चुनाव का वक्त है। और वैसे में अपने साथियों को उन्होंने साफ साफ जब कह दिया था कि आप अपने दम पे चुनाव लड़ सकते हैं तो लड़िए, वरना आप विड्रॉ कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। बहुत मजेदार दिन है गर्ग साहब, मजा आता है, थोड़ा थोड़ा इन आंकड़ों के खेल को समझते हैं और उस पर विश्लेषण होता है तो मजा भी आता है। ये आंकड़े अभी हम लोग गर्ग साहब जम्मू कश्मीर के, और उसमें से भी जम्मू रीजन के आंकड़े हैं, जिसमें बीजेपी को 43 सीटों में से बीजेपी को 19 से 25 सीटें, अगर मीन निकाला जाए तो 22 सीटें, और एनसी और कांग्रेस पार्टी दोनों को मिला के 12 से 16 सीटें, और पीडीपी को 1 से 3, जबकि अदर्स के खाते में 4 से 6 ये आंकड़े हैं। इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगा, फिर हम लोग सीधे कश्मीर की तरफ चलेंगे और कश्मीर के आंकड़ों को लाके दोनों को क्लब करके फिर उस पर बात करेंगे विस्तार से। थोड़ा एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पे। देखिए, जो आपके चैनल पे जो मैं देख रहा हूं आंकड़े, और जो मैंने दूसरे चैनल्स पे देखे हैं, ये टोटल रिजेक्शन है जो जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की पॉलिसीज हैं उसका। जम्मू कश्मीर में करीबन 19 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं किए। तो जो बीजेपी मानती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जो कहती है 370 हटाया है हमने, और वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, आप ये कुछ मुझे हस्तक्षेप कर रहे हैं बीच में, इनको सुन लें पहले। एक मिनट जलील साहब रुकिए, आपके पास आता हूं, 1 मिनट आता हूं पहले थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों की चर्चा का जो क्रम है वो बीच में हस्तक्षेप का नहीं, आप बोलिएगा तो प्लीज आता हूं आपके पास। जी गर्ग साहब प्लीज। कहती है कि जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, और बलूचिस्तान पर भी वो कब्जा करना चाहती है, और
ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो हमला करके उसको अपनाना चाहती है, वो जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसमें 19 मतलब वैली में 19 कैंडिडेट भी खड़े नहीं करती है, लोकसभा में भी उम्मीदवार खड़े नहीं करती है, और 370 को इश्यू बनाती है, नेशनल इश्यू बनाती है, डिवीजन के लिए, भारत के डिवीजन के लिए बनाती है। तो कश्मीर में हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसको जम्मू में 43 में से 43 सीटें क्यों नहीं मिली है। अगर आप ये मानते हैं कि आपने कश्मीर में पहले तो लद्दाख भी था, उसके टुकड़े कर दिए, तीनों को 2 हिस्सों में बांट दिया, फिर आप जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी आप ये मानते हैं कि जम्मू आपकी टेरिटरी है, कश्मीर आपकी टेरिटरी नहीं है। और आप फिर जम्मू में भी आप देखिए कि अगर आप 25 की 25 सीटें भी दे दें उनको, आप मान लीजिए कि आप 22 का एवरेज निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं 25 की 25 दे दीजिए, उसके बाद भी आप 50% पर हैं जम्मू में भी, तो क्या जो रिजेक्शन आपका हिंदू वोटर्स जगह जगह कर रहे हैं पूरे देश में, आपका वोटर, हिंदू वोटर भी आपको जम्मू में भी आपके साथ नहीं खड़ा है। तो ये जो पूरा रिजेक्शन है वो फंडामेंटलिज्म का रिजेक्शन है, कट्टरवाद का रिजेक्शन है, ये इसका मैसेज है। इसमें मैसेज ये नहीं है कि किसकी हुकूमत बन रही है, क्योंकि किसकी सरकार बन रही, क्योंकि जो दिख रहा है आपके आंकड़ों से, अभी आपने जम्मू के दिखाए हैं, मैंने तो जम्मू कश्मीर के भी देखे हैं दूसरे चैनल्स पर। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके कंफर्टेबली वहां सरकार बना सकती हैं, और अगर पीडीपी भी समर्थन करे, जो निर्दलीय हैं वो भी समर्थन करें, और तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पूरी की पूरी ये रिजेक्शन जो बीजेपी का हुआ है, ये रिजेक्शन बीजेपी का नहीं हुआ है, ये मोदी शाह का हुआ है। जिस तरह से उन्होंने पूरे भारत को जम्मू कश्मीर के नाम पर डिवाइड किया, 370 के नाम पर डिवाइड किया, ये उसका रिजेक्शन है। और जब देखिए आप, किसी भी पार्टी ने ये 370 की वापसी की बात नहीं की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नहीं की, कांग्रेस ने भी नहीं की, केवल पीडीपी का मतभेद था, जो उन्होंने अलायंस को ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि वो 370 को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाना चाहते थे। तो आप ये देखिए कि ये पीडीपी का भी रिजेक्शन है। अगर आप कश्मीर के फिगर्स दिखाएंगे सीटों के जी, तो आपको लगेगा कि वहां पीडीपी का रिजेक्शन भी हो गया। इसका मतलब क्या है? इसको हम ब्रॉडर सेंस में जाएं, इसके पूरे के पूरे आइडियोलॉजी के सेंस में जाएं, तो ये वर्डिक्ट जो है, अगर इसको हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों की वर्डिक्ट को मिलाकर देखें आप, तो ये पूरी की पूरी वर्डिक्ट जो है दिल्ली के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, शाह साहब के खिलाफ है, क्योंकि शाह साहब होम मिनिस्टर हैं इस देश के, और जम्मू कश्मीर में को लेकर उनका जो नजरिया रहा है पूरा का पूरा, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिस तरह की हुकूमत चला रहे हैं वहाँ वैली में, जिस तरह से मीडिया को उन्होंने सप्रेस किया हुआ है, पूरी की पूरी अभिव्यक्ति को खत्म किया हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि ये बड़ा एक डिसाइसिव वर्डिक्ट है। मुझे अब एक चीज है कि ये 8 तारीख को रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
जी जी बिल्कुल गर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 8 तारीख को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन आज एग्जिट पोल में जम्मू रीजन में 43 सीटें और 43 में से 19 से 25 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को और एनसी कांग्रेस को 12 से 16 सीटें, 1 से 3 सीटें पीडीपी को और अदर्स के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। जलील साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे उस समय, प्लीज आपके पास आता हूं। और अमूमन हम लोग जलील साहब करते ये हैं कि जो बोल रहे हैं उनको बीच में हम नहीं टोकते हैं, इसीलिए माफी चाहूंगा, आपको नहीं मौका दिया। अपनी बात रखिए और फिर जल्दी तुरंत हम आते हैं कश्मीर पे, क्योंकि ये लंबा वक्त हो चुका है, आधे घंटे का वक्त हम जम्मू पे ले चुके हैं। जल्दी से कश्मीर के आंकड़े को हम लेके आएंगे और उसमें पहले परसेंट वाइज जैसे हमने इधर किया जम्मू में कि जम्मू में किसको, किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं हमारे आंकड़ों के हिसाब से, वैसे ही कश्मीर में हम आएंगे, कश्मीर में किस पार्टी को कितने वोट और उसके बाद कितनी सीटें, टोटल 90 सीटों पे आएंगे। जल्दी से प्लीज अपनी बात रखिए और फिर बढ़ेंगे उधर। जलील साहब, मैं तभी हस्तक्षेप करने की कोशिश करता हूं जब आंकड़ों की बात आती है। जी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज गर्ग जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार मेरे सामने हैं, जिनसे मैं काफी प्रेरणा लेता हूं, और इसलिए माफी मांग रहा हूं उनसे कि बीच में मैंने टोकने की कोशिश की। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात की कश्मीर डिवीजन के बारे में, वो उन्होंने कहा कि 19 सीटें छोड़ दी बीजेपी ने। 19 सीटें नहीं छोड़ दी, 47 में से सिर्फ 19 सीटों पे वो लड़ रहे हैं, वो समझ में 19 पे लड़ रहे हैं वहां। 19 पे लड़ रहे हैं। और दूसरी बात तो ये कि जो बीजेपी के यहाँ फेस अगर कुछ है, वो 2-3 लोग थे, जिनमें हिना भट्ट नामी एक शख्स हैं जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की चेयरमैन है, और दूसरी है दरख्शा इंद्राबी जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, और तीसरा जो काफी एक्टिव मेंबर यहाँ पे रहा है और पब्लिक में जो आता जाता था, वो है अल्ताफ ठाकुर। तीनों को कहीं भी मैंडेट नहीं मिला, तो मैंडेट के हवाले से भी बौखलाहट के शिकार थी बीजेपी। और दूसरी ये कि गर्ग जी ने बताया कि कांग्रेस ने 370 की बात नहीं की। 370 की बात बिल्कुल कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन एनसी ने दबे लफ्जों में और वाज़ेह तौर पे भी 370 की बात की, और पीडीपी ने भी बात। जी बिल्कुल, लेकिन पीडीपी ने मैदान छोड़ा, क्योंकि आप याद कीजिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 में वापसी उसकी नहीं करवा सकती हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। यह उनका वक्तव्य था, उनका बयान था, कमोबेश यही बयान था, और वही यहां बताना चाह रहे थे गर साहब। चलिए, ये बातें जो है कई बार मैं भी बोलता हूं, कुछ और दिमाग में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और आ जाता है, तो वो बातें चलती हैं। लेकिन और हमारे दर्शक भी बहुत इन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं, वो जानते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए अब बढ़ते हैं आगे, और जरा कश्मीर में हम जो 47 सीटें हैं, 47 सीट्स, उसमें किसको कितने परसेंट, किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं ये देखिए। बीजेपी को 3% कश्मीर में, जहां वहां 37, यहां 3%। एनसी प्लस कांग्रेस पार्टी को 44%, पीडीपी को 21, अदर्स को 32। यानी कश्मीर के रीजन में अगर देखा जाए तो यहां एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल आएगा कि क्या बीजेपी के कैंडिडेट अपनी जमानत बचा पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल आएगा। ये एनसी 44, पीडीपी 21 और अदर्स 32। ये आप देख रहे हैं आंकड़े जो परसेंट वाइज हैं। अब जरा उन आंकड़ों को ले आइए जिसमें हम कश्मीर में कि कितनी सीटें किस पार्टी को आ रही हैं ये देख लेते हैं। ये देखिए, बीजेपी को 0 से 1 सीट, बहुत मुश्किल से, बहुत हो गया तो 1 सीट। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी 29 से 37 सीट, पीडीपी को 5 से 6, अदर्स को 6 से 8। ये है यहां पे पीडीपी को 5 से 9 और अदर्स को 6 से 8। ये जो है बीजेपी 0 से 1, एनसी को 29 से 37, पीडीपी को 5 से 9 और अदर्स को 6 से 8। ये आंकड़े कश्मीर के हैं और बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं ये उन लोगों के लिए जो बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर में, जिसे अब यूटी बना दिया गया है। और 90 की 90 सीटों का अब सूरत हाल आपके सामने है। बीजेपी 20 से 25 सीटें, वही उसमें कुछ परिवर्तन ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसके अलावा आप देखें तो एनसी को 41 से 53, 41 to 53, पीडीपी को 6 से 12 और 10 से 14 यहां अदर्स को।
अब इसके साथ जरा शकील जी सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, फिर तमाम हमारे साथियों के बीच जम्मू कश्मीर का पूरा आंकड़े जो हैं पूरे कितनी सीटें और कौन सरकार, इस हिसाब से एनसी सत्ता पर काबिज होती हुई, यानी कि गठबंधन जो है वो सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहा है। सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए और यहां 53 मैक्सिमम, मिनिमम 41 ये है, और जहां तक दोनों का मीन निकाला जाए तो 44 और मतलब ये लगभग उस बराबर हम पहुंच रहे हैं, ये देख रहा हूं एनसी और आईएनसी की बात की जाए तो। शकील जी, देखिए, जो जनता चाहती है, जो वहां की स्थितियां हैं और जिस तरह वोटिंग हुई है, उससे तो यही लगता है कि जो आपका एग्जिट पोल है उसके हिसाब से वर्डिक्ट आना चाहिए कि इंडिया गठबंधन को करीब 53 सीटें आ जाएं और आ सकती हैं, जो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी वहां पे बनती है। लेकिन आंकड़ों से जम्मू कश्मीर की स्थिति सही तरीके से पेश होना थोड़ा मुश्किल इसीलिए लगता है कि वहां पे जिस तरह से पूरे दांव चल रहे हैं, जो पूरा का पूरा खेल है वो कुछ और है। और इसीलिए जो है कि अगर जो सीटें हैं मेजोरिटी से थोड़ी भी कम रहती हैं इंडिया गठबंधन की, तो वो खेल शुरू हो सकता है। लेकिन अभी हम इस एग्जिट पोल के हिसाब से यही मान के चलते हैं कि एनसी और कांग्रेस जो है वो एक मेजोरिटी ले आएंगे, और अगर मेजोरिटी ले आएंगे तो एक उनकी सरकार जो है वो आसानी से बन जाएगी। लेकिन सरकार बन जाएगी, उसके बाद उस सरकार को किस तरह से मोदी जी चलाने देंगे, एलजी चलाने देंगे, ये सारी समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर को सिर्फ चुनाव के नजरिए से, चुनाव तो उन्होंने 10 साल नहीं कराया, इसीलिए नहीं कराया। चुनाव नहीं कराने के पीछे केवल एक ही वजह थी कि किस तरह से हम अपनी सरकार या अपना मुख्यमंत्री मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में एक बार बना के बता दें। मोदी जी के जीवन की एक अभिलाषा थी 370 खत्म कर दें, मगर 370 खत्म करने से वो इश्यू न देश में कहीं बन पाया, न जम्मू कश्मीर में कहीं बन पाया। ठीक है, 370 खत्म हो गई, इशू सबसे बड़ा बना पूर्ण राज्य। कश्मीर के लोग भी आज जो है ईमानदारी से इस बात को जानते हैं कि 370 ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था, उन्हें कोई भी फायदा नहीं था। लेकिन यह बात भी वो अच्छी तरह जानते हैं कि 370 खत्म होने का मतलब बीजेपी उन्हें यह बताना चाह रही है कि तुम लोगों का महत्व हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए एक इमोशनल इशू बन जाता है कि आपने बिना हमारी मर्जी के, बिना हमसे पूछे अगर यह प्रस्ताव किसी दिन विधानसभा में पास करवा लेते, वो विधान परिषद में पास करवा लेते जम्मू कश्मीर की, और फिर हटा देते, तो इतना बड़ा विवाद कभी बनता नहीं। वो जम्मू कश्मीर के लोग खुद कहते कि हटा दीजिए, हमें क्या चाहिए इसमें, हमें क्या मिल रहा है इसमें से, कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से। लेकिन इन्होंने इसको रोब के साथ हटाने की कोशिश की। जिस दिन अमित शाह गृह मंत्री इसको राज्यसभा में, सबसे पहले राज्यसभा में लाए थे, लोकसभा में बाद में लाए, राज्यसभा में लाए थे, हम वही थे और किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को मालूम नहीं था। 2019 की बात है, ये अगस्त का शायद महीना था और मानसून सेशन चल रहा था, कोई अंदाजा नहीं था वहां पे जी। हम भी बैठे हुए थे उस वक्त कि अमित शाह जी क्या पेश करने वाले हैं। उन्होंने उसको जिस तरह से पेश किया वो ये बता रहा था कि देखो हमारी ताकत, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम भारत के बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं हम। और यही जो रवैया है कश्मीर के लोगों को तो पसंद आया ही नहीं, जम्मू के लोगों को भी पसंद नहीं आया और लद्दाख के लोगों को भी पसंद नहीं आया जी। अभी डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे लद्दाख की बात करने की, लद्दाख की बातें बहुत होंगी, बहुत समस्या है, लेकिन सोनम वांगचुक साहब के साथ उन्होंने जो किया, ये सोनम जी साहब, वांगचुक साहब कौन है? ये भी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की तरह पहले इन्हीं के समर्थक थे। वो जैसे विनेश फोगाट इनकी समर्थक थी, बजरंग पूनिया इनके समर्थक थे, और देश के कई हिस्सों में बहुत बड़ी जनता इनकी समर्थक थी, जो इनको 300 से ऊपर सीटें लाके देती थी, 303, उसी जनता ने इन्हें 240 पे लाया है। वही जनता टूट रही है, कहीं बाहर से जनता नहीं आ रही है, कोई दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं कि जो इन्हें वोट देके हटा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में अभी भी मोदी जी के पास समय है, मोदी जी समझ जाएं
क्योंकि देखिए बहुत ब्यूरोक्रेट हैं वहां पे, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को डील किया है, जो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है। ब्यूरोक्रेट जानते हैं, डिप्लोमेट्स जानते हैं, हमारे विदेश विभाग के अधिकारी, उनकी बात मान लें कि जो वहां पे हो रहा है, जनता चाह रही है, उसी के अनुरूप वहां सरकार बनने दे, जैसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने किसकी सरकार का समर्थन किया था वहां पे? अभी थोड़ा सा मुफ्ती साहब की। जी शकील जी थोड़ा सा इन आंकड़ों पे रहिए, एग्जिट पोल पे प्लीज। हाँ, जी तो ये जो आंकड़े हैं, अगर इनके हिसाब से आ जाता है वर्डिक्ट तो बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में बहुत आसानी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही अस्थिर स्थिति देखने को मिलेगी, और वो अस्थिरता जम्मू कश्मीर राज्य के लिए या विधानसभा के लिए नहीं होगी, वो देश के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर और अब 90 की 90 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से एनसी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन को अगर दोनों का मीन निकालें तो 47 सीट्स आ रही हैं। 46 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, 47, और मिनिमम और मैक्सिमम देखा जाए तो 41 मिनिमम और 53 मैक्सिमम सीट्स। बीजेपी को मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 सीटें, पीडीपी को मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। पीडीपी को इस हिसाब से मीन अगर देखें आप तो 9 सीटें, और अदर्स के खाते में 10 से 14, यानी इसमें भी देखा जाए तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 14, लेकिन इसका भी मीन अगर देखा जाए तो 12। इस प्रकार टोटल 90 सीटें, 90 में से ये तमाम आंकड़े आप लोगों के बीच हैं। जल्दी से प्रशांत टंडन जी, आप कश्मीर को, उसमें भी कश्मीर रीजन को बहुत नजदीक से देख के आए, लोगों से खूब आपने बातें की, क्या यहां रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है उसका? एनसी के बारे में लोग जो कहते थे वही तो दिख रहा है शायद। अनम्यूट कीजिए प्लीज। जो सिचुएशन राजीव जी ग्राउंड पे थी वो रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बात। दूसरी बात कि दो रोल दिखाई दे रहे हैं। एक जो बी टीम की पार्टियां हैं वो भी कुछ वोट काट रही हैं, कुछ सीटें ले जा रही हैं, उनको भी मैं जरा डिकोड करूंगा कि वो कौन है। लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं जम्मू और कश्मीर के मिलाकर, तो वो एक हंग असेंबली की भी संभावना दिखा रहे हैं कि अगर वो मिनिमम टच करता तो एक हंग असेंबली की गुंजाइश भी वहां दिखाई दे रही है। ये तो आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन अगर मैं राजनीति के हिसाब से देखूं तो मुझे गुपकर अलायंस की सरकार बनती हुई दिख रही है वहां पे, बहुत स्पष्ट बहुमत में। और गुपकर अलायंस के बीच, मेरे सूत्रों के हिसाब से, गुपकर अलायंस के बीच में बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। इलेक्शन ये लोग साथ नहीं लड़े स्ट्रेटेजिक कारणों से, लेकिन क्योंकि कश्मीर एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में है, वहां पे कंसेंसस की सरकार चाहिए। और खासकर ऐसी स्थिति में जब एलजी वहां पे है, फुल स्टेटहुड नहीं है, और ऐसी स्थिति में मुझको ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकली वाइज होगा, पॉलिटिकली उसको कहें कि संभावना, वो गुपकर अलायंस की सरकार की दिखाई दे रही है जी। एक बात। दूसरी बात कि पीडीपी वहां पे किंग मेकर, मैंने पहले कह दिया कि गुपकर अलायंस में वो पीडीपी भी शामिल थी, और उसकी मिल के सरकार वहां पे बन सकती है। अदर्स में देखिए, अगर सिचुएशन आती है कि बीजेपी अगर कोई कोशिश भी करती है तो वो किसके साथ करेगी? देखिए, पीडीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। उसको अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है, उनको लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इल्तिजा मुफ्ती को अपनी बेटी को आगे कर दिया है, जिनके पास अभी राजनीति के 30, 35, 40 साल हैं, यंग है वो। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कल को वो हरियाणा की जेजेपी बन जाए, तो इसलिए वो दूर रहेंगे वहां से। अब कौन लोग हैं? इंजीनियर राशिद। इंजीनियर राशिद के साथ अगर बीजेपी ने कोशिश भी की, सरकार बनाने की बात तो दूर है, अगर कोशिश भी की, बयानबाजी भी हुई, कोई बातचीत भी हो गई, सूत्रों के हिसाब से भी खबरें अगर आ गई, तो बीजेपी का हिंदी बेल्ट में और महाराष्ट्र और झारखंड में राजनीति बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो किसके साथ अलायंस करेंगे? इंजीनियर राशिद के साथ, जिसको अगर मान ली 2-4 सीटें आ जाती हैं, जिनके ऊपर टेरर फंडिंग का मुकदमा चल रहा है, वो बेल में है,
या अल्ताफ बुखारी के साथ या सज्जाद लोन के साथ, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड है जिनका, जिसको मोदी जी मंचों से दहाड़ते हैं। तो संभावना वहां पे जो दिख रही है पॉलिटिकली, वो संभावना दिख रही है कि गुपकर अलायंस एक बार फिर साथ में आएगा, अगर हंग असेंबली बनती है तो। जी राजीव, बिल्कुल, हंग असेंबली की बात, गुपकर अलायंस इसलिए क्योंकि पीडीपी का भी साथ मिल सकता है। जलील साहब, जरा आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, इन आंकड़ों पे आपकी प्रतिक्रिया। ये आंकड़े तकरीबन वही हैं जिसका हमने यहाँ पे अनुमान लगाया था। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं पहले अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि हमने एनसी को 30, कांग्रेस को 10 से 12 और पीडीपी को 5 से 8, अदर्स को 7। तो जब हम ये आंकड़े मिलाते हैं तो कांग्रेस और एनसी के बनते हैं 40, जबकि बहुमत के लिए 48 चाहिए। और आपको यहां पर ये याद रखना चाहिए कि गुपकार अलायंस छोड़ के आप अगर देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती इज स्टिल इन इंडिया अलायंस। तो इसलिए वो जरूरी है कि वो अगर कोलिशन करेंगी तो वो इंडिया अलायंस के अंदर ही कोलिशन करेंगी, जिससे वो आंकड़े 48 बन जाते हैं बराबर। आपका जो एग्जिट पोल है इसमें तो बहुत ज्यादा है, और हम उम्मीद यही करेंगे कि आपका एग्जिट पोल ही सही हो, लेकिन हमारे में थोड़ा अंतर है। उसके हिसाब से भी 3 पार्टियां, अगर हंग असेंबली भी होगी तो 3 पार्टियां बनाने की पोजीशन में हैं, वो है एनसी, कांग्रेस और पीडीपी। उसमें एक और शख्स को आप मिलाइए, वो सीपीआईएम के यूसुफ तारिगामी हैं, जिनका कि कुलगाम में बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। बहुत बड़े मर्तबे के लीडर हैं, काफी एक्सपीरियंस और मजे हुए लीडर हैं, और अपने इलाके में उनका काफी असर रसूख है और आज तक हारे नहीं है। तो यह एक और सीट वो भी मिला लीजिए। तो इस तरह से आप जो टंडन जी ने कहा कि असेंबली के हंग होने के इम्कानात हैं, मगर उसमें जो इंडिया अलायंस की बात करेंगे हम, कांग्रेस और एनसी के अलायंस की बात नहीं, बल्कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं, बल्कि हम पीडीपी को भी उसमें मिलाएंगे, सीपीआईएम को भी उसमें मिलाएंगे, तो हुकूमत बनाने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। और जहां तक बीजेपी की बात है, वो टंडन जी ने बताया कि एजेंट रशीद जो बंद थे वो टेरर फंडिंग के केस में बंद थे, तो लॉजिकली बीजेपी उनके साथ तो जा नहीं सकती है। और इसी तरह से जमात इस्लामी की तरफ से अगर कुछ लोग आएंगे तो वो भी इंडिया विरोधी थे, तो उनके लिए ये गले की हड्डी साबित हो जाएंगे। इसलिए जितनी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो यही दिखाई दे रही है कि इंडिया अलायंस इज इन बेटर पोजिशन टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर रादर देन बीजेपी। और बीजेपी का कोई है ही नहीं, कोई हलीफ, कोई अलायंस में ऐसा कोई उनके साथ जो जा सके, या जिसके जाने की पोजीशन हो, या जिसके जाने के लिए रास्ता हमवार हो। ताहम जो दफा 370 की यहाँ पे बात चली और आर्टिकल 35A की बात चली, सब कुछ उसी पे आधारित है। सब कुछ जम्मू में भी अगर कोई वोट मुखालफत में पड़ता है, वो भी उसमें भी उसका जज्बा पीछे है, और कश्मीर में तो है ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्दी हम हरियाणा का एग्जिट पोल लेकर आएंगे, बहुत जल्दी, लेकिन उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने रख चुके हैं 90 की 90 सीटें जम्मू कश्मीर की, और वहां पर जो सूरत हाल है वो आप बाएं साइड हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी एनसी प्लस, यानी कांग्रेस और एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, आईएनसी जिसको कहते हैं, उसके अलावा पीडीपी है और अदर्स है। अदर्स में बहुत सारी पार्टियां हैं, उन सबका एक जगह ये आप देख रहे हैं 10 से 14 सीटें इनको आ सकती हैं। जल्दी से जगमोहन साहब आपके पास आना चाहता हूं, फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास, और फिर फाइनल कमेंट के लिए श्रवण गर्ग साहब के पास में। जगमोहन साहब, जैसा जलील साहब ने बताया है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि सरकार तो यहाँ बीजेपी की किसी भी सूरत में, जैसा हमारे आंकड़े देख रहे हैं, इसके हिसाब से किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकती, चाहे वो जोड़ तोड़ करें चाहे कुछ भी करें, नहीं बढ़ सकती। और मेरे विचार से 50 का आंकड़ा ये जो गठबंधन बनेगा ये छू लेगा, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इनको। 50 का आंकड़ा जब छू लेगा तो नेचुरली इनकी सरकार बनेगी ही बनेगी गठबंधन की। बीजेपी के कोई आसार यहाँ पर नहीं है। जलील साहब के जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। जी डॉक्टर राकेश पाठक जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों पे? देखिए, आंकड़े तो अभी तक जो बता रहे हैं, मैं
जलील साहब के साथ जाना चाहूंगा कि ये 3 लोगों के साथ अगर महबूबा मुफ्ती आ जाती है और यूसुफ तारिगामी साहब का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो एनडीए या बीजेपी के साथ किसी सूरत में जाएं। ऐसे हालात में आसानी से ये गठबंधन सरकार बना सकता है, लेकिन मोदी शाह के कामकाज के तरीके को हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं। वे हर मुमकिन कोशिश करेंगे तोड़फोड़ करने की। अभी तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बाकी घटक दल सक्रिय नहीं हुए हैं, जिनमें केंद्रीय चुनाव आयोग है, आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, वे भी तो घटक दल हैं एनडीए के, शायद वे भी अपना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आंकड़े 48-49 तक पहुंच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ये बाकी के उसके जो सहयोगी दल हैं कोई विशेष मदद कर पाएंगे। तो अब तक के हालात, अभी 8 बजे तक तो देश में जो तस्वीर उभर रही है तो दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए और मोदी शाह के लिए कुछ अच्छी नहीं है। यद्यपि अभी मनोहर लाल खट्टर का बयान देख रहा था, वे कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित होते रहे, हम भी कहाँ इनकार कर रहे हैं गलत साबित होते नहीं रहे, लेकिन जब उनके फेवर में नहीं जी वही मैं कहना नहीं। और इस हरियाणा में भी हो चुके हैं, इसी हरियाणा में भी हो चुके हैं। 2019 में एग्जिट पोल्स ने जन जाने क्या बताया था, लेकिन उससे पहले वे कभी नहीं कहते थे कि गलत साबित हो सकते हैं। अब चूंकि उनके खिलाफ दिख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है गलत साबित हो जाएंगे 8 तारीख को। लेकिन चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं जितने न्यूज चैनल्स हैं, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने स्वतंत्र पत्रकार हैं, सबके आंकड़े इन दोनों राज्यों में लगभग मिलते जुलते हैं। इस बार एक आध भी कोई दाएं बाएं नहीं जा रहा। जैसे वो गुप्ता जी अलग चले गए थे और उनके एमपी में सही साबित हो गए थे, वे भी कहीं बैठे हैं किसी चैनल पर, पता नहीं क्या कह रहे होंगे। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि अब तक के आंकड़े अब की बात नहीं अभी नहीं कह पाएंगे। जी जी बिल्कुल। गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं और इन आंकड़ों पे आपकी प्रतिक्रिया, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया इसलिए भी क्योंकि देखिए हम लोग भी जब मैं और प्रशांत टंडन जी हमारी टीम जब हम लोग घूम रहे थे तो एक बात यहाँ साफ साफ समझ में आ रही थी। लोग कह रहे थे कि ये चुनाव 370 पे है और नरेंद्र मोदी जी भी इधर 370 पे चुनाव लड़ रहे थे, वो भी कह रहे थे 370, रेफरेंडम 370। और उस लिहाज से भी देखा जाए क्योंकि वहां जब जाइए आप तो वहां 370 के खिलाफ पहली बार मौका मिला है अपनी आवाज बुलंद करने का, तो वो कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कुछ और बातें। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होगा महाराष्ट्र और झारखंड की ओर भी हम देखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पूरा का पूरा वर्डिक्ट जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, जो हमने शुरू में कहा था। जम्मू में भी है और वैली में तो है ही, पूरी तरह से है। दूसरा ये कि जैसा ये कह रहे हैं हमारे साथी जलील साहब, और जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि बीजेपी के साथ कौन खड़ा होगा ऐसे हालात में वहां पर। अगर वो बीजेपी के साथ खड़े होने का मतलब है कि फिर जम्मू कश्मीर में हुकूमत कैसे चलेगी उनकी वहां। और दूसरा ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनका रोल खत्म हो गया। ये अगर अब कुछ बाधाएं उत्पन्न करेंगे वहां तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये इस वर्डिक्ट को अगर बीजेपी ऑनर नहीं करती है, जो दिख रहा है, बीजेपी को तो आगे बढ़कर ये कोशिश करना चाहिए कि ये जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, ये बन जाए वहां। क्योंकि मैं अब ये टंडन साहब ने जो कहा है और वो 2-3 बार कहा है कि जो जिस तरह का ग्रुप वहां बना है गुप्तार के साए में, वो उसको लेकर मैं अभी मेरे मन में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव वो नहीं है कि वो इस तरह का कोई प्रयोग करना चाहेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें अग्रणी रही है, पर कांग्रेस के साथ में होते हुए वो इस तरह का जम्मू कश्मीर में प्रयोग करेंगे। उमर अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला इसको ये अपने उनके पिताजी अगर उसको
फारूक अब्दुल्ला साहब उसको वो करेंगे, तायीद करेंगे, मुझे नहीं लगता है। अब हो सकता है क्योंकि उसको ये जलील साहब एंडोर्स कर सकते हैं कि क्या, जलील साहब एंडोर्स कर सकते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। देखिए, ये वर्डिक्ट को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं पूरी जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 10 सालों में जो रही है, आप सोचिए कि 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, ये पूरा टोटल रिजेक्शन है बीजेपी का। और बीजेपी अगर इसको स्वीकार नहीं करती है तो आप समझ लीजिए कि वो ये पूरा का पूरा देश का वर्डिक्ट है, ये जो नीचे गया है, पूरा मैदान में गया है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। तो 2 वर्डिक्ट आए हैं, मैदान का भी वर्डिक्ट आया है और जम्मू कश्मीर का भी वर्डिक्ट आया है, दोनों अलग अलग नहीं है। आप हरियाणा का भी दिखाने वाले हैं जी। हरियाणा का वर्डिक्ट तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, जो कि बहुत ही डिसाइसिव है, जो दूसरे चैनल पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस को 60 से 65 सीटें अगर मिल रही है तो आप सोचिए कि क्या मतलब एक इसका, अगर ये हालात हरियाणा में है तो आप अभी से वहां करवा लीजिए ओपिनियन पोल महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 50-60 सीटें, 70 सीटें, 80 सीटें भी मिलेंगी कि नहीं। कुछ लोगों का तो कहना है कि 50 सीटें भी नहीं मिलेगी। ये पूरी की पूरी चीज अलग है। ये जो खट्टर साहब का कहा वो इस आधार पर कह रहे हैं खट्टर साहब कि लोकसभा चुनावों को लेकर जो एग्जिट पोल थे कि बीजेपी को 400 से ऊपर मिलेगी एनडीए को, तो वो नहीं मिली। तो वो ये मान रहे हैं कि जब बीजेपी को नहीं मिली लोकसभा में 370, तो फिर ये यहाँ हरियाणा का भी पोल गलत हो जाएगा। 2019 में हरियाणा का जो एग्जिट पोल था, अगर आप रेफर करें, बीजेपी को लैंडस्लाइड बताया गया था 2019 के एग्जिट पोल्स में, बिल्कुल, और हंग असेंबली हो गई वहां हरियाणा में 2019 में। और 2014 के मुकाबले काफी सीटें कम हो गई बीजेपी की, जो मतलब मोदी जी के अराइवल के साथ जो असेंबली बनी थी वहां हरियाणा में, ये गिरावट की तरफ है। 19 में कम हुई सीटें बीजेपी की, मतलब वो जो बेल्ट है जीटी रोड का, ग्रांड ट्रंक रोड का, वहां पे कांग्रेस ने बड़ी सेंध लगाई थी पिछली बार। इस बार तो राहुल गांधी ने अपना पूरा का पूरा जो मामले ही अंबाला से शुरू किया। 25 सीटें थी वहां। आप पाएंगे कि ये जो अगर आप इसका सीट वाइज जब आप बताएंगे तब आप पाएंगे कि कितना बड़ा फर्क 3 लोगों ने किया है, राहुल ने, प्रियंका ने और विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट और प्रियंका की जोड़ी ने हरियाणा में तबाही मचाई है। ये पूरा का पूरा ये जो 3 लोग हैं, विनेश फोगाट, प्रियंका और राहुल गांधी, ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ना इन लोगों को जाता है। इन लोगों ने पूरा का पूरा मामला हरियाणा का बदल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है जो हरियाणा का आप दिखाने वाले हैं। खैर, चूंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि ये बड़ी खबर है और ये बीजेपी के लिए हरियाणा से बड़ा धक्का है, बहुत जबरदस्त धक्का है। मतलब हरियाणा बीजेपी मानकर चल रही थी कि वो जा रही है हुकूमत पर, इतने सीटों से नहीं जाएगी उसको अंदाज था, पर जम्मू कश्मीर में ये धक्का लगेगा जो आप दिखा रहे हैं। इसका कंफर्मेशन राजीव जी 8 तारीख को होना चाहिए, बस ये है पूरा मामला। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसका कंफर्मेशन 8 तारीख को होना चाहिए। और यहाँ पर जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर जम्मू कश्मीर में गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, अगर इन आंकड़ों को देखें तो उस आधार पर सरकार बनाते हुए ये गठबंधन दिखाई देता है। आगे क्या कुछ होगा ये 8 तारीख को पता